हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने पहले 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं सेल चैप्टर के, द यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम NCERT 11th बायोलॉजी। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके बाद 5 ये 5th होगा, इसके बाद एक और, तो बस 6 पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो हमने पहले पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या है और सेंट्रोसोम क्या है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेंट्रियोल ऑलवेज फाउंड इन सेंट्रियोल ऑलवेज फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है और ये कैसे क्या स्ट्रक्चर होते हैं इनके सब कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं लाइन टू लाइन NCERT। वैसे सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? डिवीज़न में। अगर कोई चीज़ डिवीज़न में हेल्प करती है, यानी कि कोई क्रोमोसोम है, उसको क्रोमोसोम को सेपरेट करना है सेल को, ये मेटाफिजिकली इसको सेपरेट करना है, तो यहाँ सेंट्रियोल है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के 90 डिग्री पर रेंज है, और इससे ये माइक्रो ट्यूबुल या इनको हम माइक्रो ट्यूबुल बोलते हैं। तो ये इनको खींच रहे हैं, तो ये फाइबर्स हैं एक टाइप की। तो ये अब जैसे कि फाइबर हैं तो इनकी अरेंजमेंट भी कुछ कुछ इसके जैसे ही, यानी कि सीलिया फ्लैजिला जैसे ही मिलेगी, क्योंकि ये भी खुद माइक्रोफिलामेंट की बने हुए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे एक एक लाइन को NCERT की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम उस डाउट को लेंगे या मैं उस डाउट को लूँगा, और आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बताइएगा। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब ये देखिए कि इसके पास क्या है, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गई तो हमारे पास आर कॉल्ड सेंट्रियोल, यानी कि सेंट्रोसोम के पास क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल। वैसे बता देता हूँ इसको, ऐसे अगर आप कर लीजिए थोड़ा सा, तो एक अलग सा जो स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, और इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी कि ये जो इसके पास मटेरियल पड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। बोथ सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। मैंने को पहले बताया कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं, कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में अरेंज होते हैं। तो अदर इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। कार्टविल क्या है? यानी कि आपने कभी कोई फिल्म या मूवी देखी होगी और इसके अंदर घोड़ा गाड़ी देखी होगी, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात, आपने कभी ना कभी बैलगाड़ी तो देखी होगी। तो बैलगाड़ी का जो टायर होता है वो किस टाइप से होता है? गोल होता है, बीच में स्पोक होती है, और ऐसे बाहर की तरफ चारों तरफ निकलते हुए ये ताड़ियाँ होती हैं, ताकि इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्ट व्हील बोलते हैं। तो कुछ इसी टाइप का ही सेंट्रियोल की अरेंजमेंट होती है, लाइक कार्ट व्हील दे आर। तो अब हम करते हैं अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कैसे बने हैं। मेड अप ऑफ 9 इवनली प्लेस पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो आप ये देखिए, मेड अप ऑफ 9, यानी कि ऐसी 9, जैसे कार्ट व्हील के अंदर था 9 पेरी ट्यूबुलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसी 9 इवनली, यानी कि इनके बीच का जो स्पेस होगा वो फिक्स है, फिक्स स्पेस होता है हर एक का। पेरिफेरल फिब्रिल, यानी कि पेरिफेरी आउटर सरफेस के ऊपर होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक टाइप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, जो कि उसकी बनी हुई होती हैं। अभी हम देखेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती कैसी है आगे। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ए ट्रिपलेट, यानी कि हर एक ही ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में, 1 2 3 1 2 3, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गई, और ये टोटल 9 है और पेरिफेरी के ऊपर है।
और एडजेसेंट ट्रिपलेट इज ऑल्सो लिंक्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन, यानी कि अगर जो सेंटर का पार्ट है तो ये जो ऐसी अरेंजमेंट है कार्ट व्हील की 1 2 3 1 2 3, तो ये 9 है और ये 3 3 अरेंजमेंट है, तो इनका कनेक्शन भी होना चाहिए कुछ अंदर की तरफ, जो कि सेंटर की तरफ इनका कनेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनीसियस एंड कॉल्ड द हब, तो यानी कि इनके पास ये क्या है जो कनेक्ट करने का जो ये लाइन, इसको हब बोलते हैं। विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक्स, यानी कि किससे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड हुई है, मेड अप, जो कि वो खुद प्रोटीन बना हुआ है। तो सेंट्रियल फॉर्म ए बेसल बॉडी ऑफ सीलियन फ्लैजिला, यानी कि सेंट्रियल फॉर्म द बेसल बॉडी, यानी कि सेंट्रियल क्या है, एक टाइप का बेसल बॉडी है सीलिया और फ्लैजिला की। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल अपरेटस, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे क्रोमोसोम को डिवाइड करना है और यहाँ के ऊपर अगर हम सेंट्रियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर, जिससे ये खींच लेते हैं, एक प्रकार की ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है जिससे इसको खींच लेते हैं और हाफ क्रोमोसोम इस तरफ और हाफ क्रोमोसोम उस तरफ ऐसे डिवाइड हो जाता है सिंपली। तो अब हम चलते हैं अगले लाइन के ऊपर, अगली उसके ऊपर, और इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट हो गया हो या रह गया हो तो मैं ट्राई करूँगा उसको सोल्व करने का पूरा, और आप भी बता दीजिएगा जो भी डाउट रहेगा आपका। तो अब चलते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। तो हमने पहले देखा था कि ये बिफोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने इसको देख चुके थे कि ये एक डेंसली स्टेन्ड ऑर्गेनली, या फिर ये ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। तो ये एक उसको न्यूक्लियस है, तो इसको पहले बोलते हैं न्यूक्लियस क्यों बोलना, क्योंकि ये बेसिक डाई से जब हमने सेल को बेसिक डाई दी तो बेसिक डाई जहाँ जिस पोर्ट के ऊपर जाके स्टेन हो पाई, डेंस हो पाई, तो उस बेसिक डाई जो थी वो न्यूक्लियन की थी, तो उसकी वजह से इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। ये मैंने आपको पहले वाले उन लेक्चर्स के अंदर बताया था कि इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो आज आपको पता चला होगा कि न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार इसको डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार और क्या किया था, दो चीज़ें हैं, एक है रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और एक आपको याद होगा कि लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल भी इन्होंने ही डिस्कवर की थी। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर ही लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, इन्होंने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। विद द एडवेंट ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। एंटन वॉन ल्यूक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट, कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही केवल न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जबकि एंटोन वॉन ल्यूनहोक उन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये मेरे से गलती हुई है, सॉरी फॉर दैट। तो अब हम चलते हैं अपने लाइन पर, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इन 1831 1831 में, तो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई, मैंने आपको बताया बेसिक डाई से क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो डीएनए है या आरएनए है, तो ये जो हैं ये बेसिकली एसिडिक नेचर के हैं, लाइक एसिडिक नेचर होते हैं, और जो इनके प्रोटीन जो जिनके ऊपर बाइंड अप होते हैं ये ऐसे घूम के, जिनको स्टोन प्रोटीन, स्टोन ऑफ टमल बोलते हैं, जो कि बेसिक प्रोटीन के बने हुए हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर होने की वजह से बेसिक डाई से स्टेन्ड हो पाए। बेसिक डाई वाज गिवन बाय द क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, तो यानी कि जो बाय फ्लेमिंग थे उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया उस बेसिक डाई का। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, देखिए इंटरफेस क्या होता है कि न्यूक्लियस का, जब सेल डिवाइड नहीं करती और वो वहीं रहती है तो उस फेज़ को हम इंटरफेस बोलते हैं। ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इंटरफेस क्या होता है। जो सेल डिवाइड नहीं करती और वो वहीं रहती है और अपना वर्क फंक्शन करती है, जो उसका है उसको इंटरफेस बोलते हैं। एज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन का फाइबर एंड क्रोमेटिन, उसको फाइबर या क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियाई, यानी कि इसके अंदर
जैसे मैं आपको दिखाऊं, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे रही होगी, ऐसी स्फेरिकल बॉडी। तो जब ये ऐसी स्फेरिकल बॉडी कई इकट्ठी हो जाए तो उनको न्यूक्लियाई बोलेंगे, अगर ये सिंगल है तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि इसके पास एक एनवलप है जिसको न्यूक्लियर एनवलप बोल रहे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद ए स्पेस बिटवीन 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस है, 10⁻⁹ इज इक्वल टू नैनोमीटर का स्पेस है, जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक ये है तो इसके साथ साथ ये लगी हुई है, इन दोनों के बीच का स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर है। तो मैंने को पहले बता दिया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मेटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर मेटेरियल है उसका और जो बाहर मेटेरियल है उसके बीच कई तरीके से बैरियर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द ये मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो ईआर है वो कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियस की आउटर वाली मेम्ब्रेन से, और उसके ऊपर क्या बियर करते हैं, राइबोसोम ऑन इट। एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियस एनवलप इज इंटरप्रेटेड बाय माइन्यूट पोर, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। अगर भाई मान लीजिए ये कंटिन्यूस हो जाती है न्यूक्लियस की सेल, तो अगर मान लो न्यूक्लियस की सेल कंटिन्यू है तो कुछ सब्सटेंस बाहर ही नहीं आ पाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बने होंगे या एमआरएनए बना होगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली न्यूक्लियस ऐसा होता है, तो ये फ्यूज़न ये यहाँ से हल्का फ्यूज़न और ये फ्यूज़न, तो ये आप पोर्स देख रहे हो इसके अंदर से। तो ऐसे ये बहुत ही छोटे पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम जिनके थ्रू हम एमआरएनए और राइबोसोम को बाहर और उस चीज़ को बाहर या अंदर ले जा सकते हैं या दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये इंटरप्टेड यानी कि टूटी हुई है, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने हैं, ना कि बीच से कटे हुए हैं। ये फ्यूजन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये दोनों फ्यूजन से बने हुए हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए, जब मैंने आपको बताया आरएनए जो डीएनए से आरएनए बनेगा उसका प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का आदान प्रदान करना साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस के बीच में दोनों डायरेक्शन में, यहाँ से कोई प्रोटीन यहाँ ले जाने या यहाँ से कोई प्रोटीन अंदर ले जाने। नॉर्मली देर इज़ ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, ज़्यादातर एक न्यूक्लियस पर सेल होती है, पर ये वेरिएशन हो जाती है, जिनमें वेरिएशंस होती हैं उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती हैं। द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व हमें मिलती हैं। कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ, ये अच्छे से याद करना कि जो हमारी टेपिटम होती है, यानी कि टेपिटम एक लेयर होती है जो कि पोलन सैक की एक लेयर होती है टेपिटम, तो वो जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है, तो उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं एक के अंदर। या फिर आप पोलन ग्रेन देख लीजिए, उसके अंदर मेनली 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक पोलन ग्रेन की सेल के अंदर। सब मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, लाइक आरबीसी ह्यूमन या मैम्बल आरबीसी, सीव ट्यूब एलिमेंट, वस्कुलर प्लांट के सीव ट्यूब एलिमेंट। तो इसके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन का है। अगर इनके पास न्यूक्लियस रहेगा तो थोड़ा स्पेस इनके पास कम पाएगा, और स्पेस कम होने की वजह से कंडक्शन कम होगा, तो इनके पास ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ये न्यूक्लियस का लॉस कर देती हैं, न्यूक्लियस को खो देती हैं। अब हम आते हैं आगे, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, इसका जो भी बेसिक है, इसके अंदर जितने भी सब्सटेंस पड़े हुए हैं उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेन द न्यूक्लियोलस हमने पढ़ लिया, एंड क्रोमेटिन क्या है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो आप समझते होंगे। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है,
दे कंटेन इन न्यूक्लियोलस इन कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ। इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये आपको सब कुछ पता है कि भाई इसके अंदर है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड कभी नहीं होगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए होते हैं। ये एक बिखरे हुए नहीं होकर ये कि बल्कि अरेंजमेंट में होते हैं कि मान लो एक यहाँ है और अगला यहाँ है, अगला ये यहाँ है, तो ये एक तरीके से आपस में कनेक्ट भी होते हैं। इट इज़ ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम। अब ये देखिए, ये जो न्यूक्लियोलस है ये किस काम होता है, यहाँ पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है, राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए, और बेसिकली आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो यानी कि कुछ प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म से अंदर जा रही होंगी, जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होंगी। जो आरआरएनए ये वो सेल्फ बना रहा होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें इस न्यूक्लियोलस के अंदर चलता रहता है। लार्ज और मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल। देखो, अब देखो, जिस सेल को प्रोटीन की फॉर्मेशन ज़्यादा करनी है तो उसको ज़्यादा एमआरएनए बनाना है, और जिसको ज़्यादा एमआरएनए आरएनए बनाना है, तो जिसको प्रोटीन ज़्यादा बनाना है तो उसको राइबोसोम भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो जिस सेल को जितना ज़्यादा राइबोसोम बनाना है, जिस सेल को जितना ज़्यादा आरएनए एमआरएनए, और क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन का प्रोडक्शन हाई चाहिए, तो उस सेल की बात ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास हाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस मिलेंगे, यानी न्यूक्लियोलस ज़्यादा मिलेंगे। और जिस सेल को कम बनाना है तो उसके पास कम मिलेंगे, यानी लीवर सेल के पास कम मिलेंगे क्योंकि फैट की प्रोडक्शन ज़्यादा हेल्प करेगी। और जबकि मसल सेल्स हैं उनके पास ज़्यादा डेंस मिलेंगे क्योंकि उनको बेसिकली मसल बनाने के लिए प्रोटीन बनानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है इन चीज़ों के ऊपर। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, और चलो आज इसको कंटिन्यू करने के साथ साथ कितना है, ये तो थोड़ा ही बचा है, तो आज इसको कंप्लीट ही कर लेंगे 5 पार्ट के अंदर ही। तो अब मैं पहले आपको बता देता हूँ 4 प्रकार के हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं वो बता देता हूँ। क्रोमोसोम कुछ नहीं है कि अरेंजमेंट है। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम जो उसके अंदर डीएनए है, तो वो डीएनए अपने आप को अरेंज करता है, और वो अरेंजमेंट क्रोमोसोम की होती है। तो 4 प्रकार के हमारे पास बेसिकली क्रोमोसोम होते हैं। ये पहला जो क्रोमोसोम है उसका जो सेंटर आप देख रहे हैं बिल्कुल मिड में है, यानी कि बिल्कुल बीच के अंदर है। तो जिसके अंदर बीच के अंदर होता है तो मेटासेंट्रिक, यानी कि मेटा मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर आर्म्स हैं, तो मेटासेंट्रिक। और दूसरा आप देख रहे हैं कि हल्का सा सेंटर से ना होके हल्का सा ऊपर हो गया, किसी एक आर्म के पास हो गया, एक आर्म के पास कह रहा, थोड़ा सा किसी तरफ स्लाइट हो गया, तो जिस हल्की सी स्लाइट को कहते हैं सब। ये मैट्रिक हो गया, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। वो मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक। और यदि वो कुछ ज़्यादा ही एक आर्म लंबी हो गई और एक आर्म कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई तो उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, यानी कि अब जो सेंट्रोमियर है वो कोई एक तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर वो बिल्कुल ही टर्मिनल पे चला गया, बिल्कुल ही टर्मिनल पे चला गया, तो उसको कहेंगे टिलोसेंट्रिक, यानी कि टर्मिनल, यानी कि टिलोसेंट्रिक। तो ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिए हैं। आप ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न इन दोनों में होता है। तो मैं बेसिकली लाइन भी पढ़ाऊँगा। तो अगर हल्का स्लाइट हुआ है तो सबमेट्रिक, और अगर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, और हल्का स्लाइट हो गया तो सब मेटासेंट्रिक। सब मतलब हाफ। तो अब हम लाइन टू लाइन कवर करते हैं अगेन। ये बेसिकली आपको मैंने समझा दिया है। You may recall that the interphase nucleus has loose and distinct network called nucleoprotein fiber alkyl chromatin। जैसे कि आपको बताया था, जैसे इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंटरफेस इंटरफेस होगा तो आपको डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स पड़े हैं उसके नेटवर्क दिखने शुरू कर देंगे। और नेटवर्क को हम बेसिकली क्या कहेंगे, क्रोमेटिन करेंगे, क्रोमेटिन बोल लेंगे। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, जब सेल के डिवीजन की स्टेज चल रही होंगी उस दौरान क्या होगा, सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर कल क्रोमोसोम, यानी कि वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के जगह।
क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन, यानी कि ये क्रोमेटिन फाइबर है, इसके चारों तरफ ये डीएनए के चारों हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप है, वो मैं आपको बता दूंगा 2/, नियरली हाफ होता है, हाफ एक चक्कर के अंदर लगभग 2.5 सर्कुलर राउंड होता है एक डीएनए का हिस्टोन के प्रोटीन के चारों तरफ। तो ये सब कुछ तो हायर क्लासेस में बता दिया जाएंगे आपको वैसे भी, तो फिलहाल आप लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन बता देता हूँ। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होती है जो कि ऑक्टामर होती है, ऐसे 4 नीचे हैं 4 ऊपर हैं, तो इसको एक ऑक्टामर कहेंगे। 8 की बनी हुई है। एक इसके साइड में H1 प्रोटीन भी होती है, इनके अंदर H21, H22, H23, H1B1, H1B2 होती हैं, कुछ टेल्स होती हैं, फिर इसके चारों तरफ ऐसे क्रोमेटिन फाइबर लपेटते हुए होते हैं ताकि कंडेंस रहे। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो एन RNA, कुछ अब ये याद रखेगा RNA और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके पास प्रेजेंट है। ए सिंगल ह्यूमन सेल है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, थ्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 46 हैं, जिसके अंदर 2 मीटर RNA रैप हुआ है। जो आपकी 12th की क्लासेस हैं उसके अंदर हमको बताएंगे। ईच क्रोमोसोम विजिबल अंडर डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि बेसिकली डिवाइडिंग सेल्स है, यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसाइड विच आर द डिस्क शेप एंड द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द काइनेटोकोर, यानी कि इनके बीच में एक स्ट्रक्चर सा लगा हुआ है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। वो डिस्क स्ट्रक्चर होता है जिसके से आपके माइक्रो आपकी जो सेंट्रियोल से निकले हुए फिलामेंट हैं वो इससे जाके अटैच होते हैं और इसको डिवाइड करने में काम करते हैं। सेंट्रोमेर होल्ड द 2 क्रोमेटिन, यानी कि जो इनके बीच में सेंट्रोमेर लगा हुआ है वो दोनों को होल्ड करता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर की पोजीशंस के ऊपर एक मिनट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। जो ये है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो सेंट्रोमियर है तो इसके पास एक हल्का सा ऐसा स्पोर्ट समानी, ये इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर से ये आप मान लीजिए परपेंडिकुलर ये आपके सेंट्रियोल, ये आपके परपेंडिकुलर हो गई सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से अटैच होते हैं काइनेटोकोर, और ये किस में हेल्प करते हैं, जब जैसे क्रोमोसोम मान लीजिए इसको, तो जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है तो हाफ को रेशियो में, हाफ क्रोमोसोम इस तरफ और हाफ क्रोमोसोम इस तरफ, तो हाफ सेल इस तरफ और हाफ सेल इस तरफ, तो इस तरह से डिवीज़न होता है। और ये उसके अंदर हेल्प करता है कि अटैचमेंट की तरह एक बार प्रोवाइड कराता है, आपको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन आपकी इसका आके लग सके, माइक्रोफिब्रिल्स इसके आके लग सके, यानी कि अटैच हो सके। तो ये बेसिकली बात होता है क्रोमेटिन, इसको बड़ा कर लेते हैं। 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम होते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशंस के ऊपर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, यानी कि 4 टाइप मैं उनको पहले बता चुका हूँ। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आज द मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, दोनों आर्म्स बराबर होंगी। सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल से स्लाइटली अवे of the chromosome resulting into 1 short arm and 1 long arm. Acrocentric chromosome are the centromere is situated close to its one end, ये याद रखिए, एक एंड के क्लोज, और इसके अंदर स्लाइटली अवे, तो ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अगर स्लाइटली अवे है तो सब मेटासेंट्रिक है, और क्लोजली टू वन आर्म है तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड या एक बहुत ही शॉर्ट हो जाए और बहुत एक लंबी हो जाए तो टिलोसेंट्रिक कहेंगे, या टर्मिनल क्रोमोसोम भी उसको बोलते जाते हैं। तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कुछ आपको सैटेलाइट डीएनए होता है। समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी
कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे कि आपको ये क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर कई बार आपको ऐसे डॉट टाइप स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उनको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। दिस गिव राइज टू ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट डीएनए के रूप में होते हैं जो स्टेन नहीं होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सैटेलाइट डीएनए क्यों ज़रूरी होता है। सैटेलाइट डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। तो जब आप डीएनए पढ़ोगे हर क्लास में तब आपको बताया जाएगा। माइक्रो बॉडीज़ क्या हैं ये याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हैं। हालांकि दो लाइन का ही है और इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, यानी कि मैनी यानी कि बहुत से, बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। मैंने को बताया था कि एनिमल सेल के अंदर वेसिकल्स की फॉर्मेशन कम होती है और होती भी है तो बिल्कुल माइन्यूट, आपको मैंने वहाँ भी बताया था। कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, इनको माइक्रोबॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, अलग अलग एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये याद रखिएगा कि ये माइक्रोबॉडीज दोनों के अंदर प्रेजेंट है। इसको रेड लाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपसे ऑप्शन देंगे तो एनिमल, प्लांट, बोथ और ये देंगे, और आप सोचोगे कि माइक्रोबॉडीज़ हैं तो प्लांट के अंदर तो टोनोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की और उससे बन गया होगा, जबकि ये छोटे छोटे वैक्यूल नहीं बल्कि वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब याद रखिएगा, वैक्यूल नहीं वेसिकल की फॉर्मेशन, और वेसिकल की फॉर्मेशन है जिसके अंदर एंजाइम से अलग अलग हैं, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम है लाइसोजाइम जो होता है लाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो लाइसोसोम भी टाइप ऑफ वेसिकल्स ही हैं। तो इसी प्रकार से और भी वेसिकल्स होते हैं जो इनके अंदर एनिमल और प्लांट के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर की समरी फिर कभी पढ़ेंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और तीनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तीनों चैप्टर की बस समरी भी पढ़ ली जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। थैंक यू।